प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बीए तृतीय वर्ष की आधुनिक हिंदी काव्य की कक्षा ले रही हूँ और पिछली जो मैंने कक्षा महादेवी वर्मा के बारे में ली थी, मैं उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। आज हम महादेवी वर्मा की कुछ कविताओं और उनकी प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं। महादेवी वर्मा की 4 कविताएं आपके कोर्स में लगी हुई हैं। जो पहली कविता कह दे माँ अब क्या देखूं, ये इनके शुरुआती संकलन की कविता है। अब मैं अगली कविता को के पर करती हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, बहुत प्रचलित इनकी कविता है और महादेवी वर्मा की पूरी संवेदना को कहीं ना कहीं लोग नीर भरी दुख की बदली के से भी रूपायित करते हैं। तीसरी इनकी कविता है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और चौथी कविता जो इनकी है जाग तुझको दूर जाना। और छात्र और छात्राओं, प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ बात करना चाहती हूँ कि इनकी जो चारों कविताएं हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि चारों कविताओं का जो कलेक्शन आपके कोर्स में लगा हुआ है, चारों एक तो अलग अलग इनके संकलनों से ली गई हैं और चारों का जो संवेदना है, भाव है, वो बिल्कुल अलग है। चारों कविताओं में कोई आपसी तालमेल भी नहीं है और चारों कविताओं का जो भाव है, जो एक स्तर है कविताओं का, बहुत अच्छा है, अलग है, जिससे आपको कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा में, जो कई लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अनेक रूपता नहीं है, लेकिन आपको भाव की दृष्टि से बहुत विविधता और बड़ा आकर्षक लगेगा इन कविताओं को देख के। इनकी जो पहली कविता है कह दे माँ अब क्या देखूं, ये बहुत यथार्थवादी कविता है। जो महादेवी का जो एक प्रचलित रूप है, महादेवी वर्मा को जिस प्रकार समझा जाता है, उसके बिल्कुल उलट कविता है ये महादेवी वर्मा की। देखिए पहले ही देखिए, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये इनकी निहार की ये निहार नहीं, ये दूसरे संकलन की कविता है, क्योंकि इस संकलन की कविता में इनका जो पहला संकलन निहार था, निहार में की जो भूमिका थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद ने रची थी। तो हरिओंद जी ने जो भूमिका लिखी, तो उनका कहीं ना कहीं ये मानना था कि कहीं ना महादेवी वर्मा को कहीं ना कहीं अब सामाजिक विषयों पर भी कविताएं लिखनी चाहिए। तो उनकी इस बात को दिखाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को, उनकी बात का सम्मान रखते हुए उन्होंने इस कविता को रचा था। इस कविता का जो मूल भाव है, बिल्कुल जो सामाजिक जीवन जो उस समय था या उस समय का जो समाज था, उसके सामाजिक समस्याओं, विषमताओं की ओर ये एक बार दृष्टिपात करती हैं। और इसमें ये बिल्कुल सहज प्रश्न करती हैं, देखो खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को। देखिए सामाजिक विषमता की तरफ भी इनका ध्यान है। और जब हम समझते हैं कई बार कि छायावाद का आशय केवल प्रकृति के सुंदर रूप को ही दिखाना है या समाज की तरफ या सामाजिक समस्याओं की तरफ छायावादी कवियों का ध्यान नहीं था, ऐसा नहीं है। महादेवी वर्मा, जो कि माना जाता है कि जिन्होंने केवल अपनी आंतरिक आत्माभिव्यक्ति लिखी है या ज्ञात प्रियतम के प्रति ही कविताएं लिखी हैं या प्रेम और रहस्य से जुड़ी कविताएं लिखी हैं, वे भी सामाजिक विषमताओं पर एक प्रहार करती हैं, सामाजिक विषमताओं को अपनी कविता के माध्यम से सामने लाती हैं। कह दे माँ अब क्या देखूं, इसी प्रकार की पूरी कविता है। अब देखिए अंत पहला बंद मैंने आपको पढ़ के बताया, इसके आखिरी 2 बंद मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ। मृदु रजत रश्मियाँ देखूं उलझी निंद्रा पंखों में, या निर्निमेष पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। तुझमें अम्लान हंसी है, इसमें अजस्र आंसू जल, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। देखिए स्पष्ट है, सामाजिक विषमता की ओर ये दृष्टिपात करती हैं, उनको उसको देखती हैं, उसको प्रकट करती हैं। इनकी जो अगली कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, यहाँ पर एक नीर भरी दुख की बदली इनकी बहुत पॉपुलर कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। और महादेवी वर्मा के संपूर्ण रचनाक्रम को कई बार लोग इसी कविता में बांधकर देखना चाहते हैं। और इस कविता में आपको शीर्षक से ही स्पष्ट चल जाएगा, मैं नीर भरी दुख की बदली। बात बदली की है, लेकिन अपरोक्ष रूप से एक स्त्री जीवन की व्यथा भी इस कविता में सामने आती है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जनी मचली। अब ये कविता जो अंत में जाती है, अंत की मैं पंक्तियों पे बात करती हूँ। विस्तृत नभ का कोई कोना,
मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास चल, यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। यहाँ पर केवल बदली के बहाने से कहीं ना कहीं स्त्री जीवन का समूचा बिंब आपके सामने आता है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी ना अपना होना, ये कहीं ना कहीं एक स्त्री जीवन पर भी चरितार्थ होता है कि उसका इतने बड़े समाज में अपना खुद का कई बार स्वयं का कोई घर नहीं होता। एक पिता का घर है तो दूसरा उसके पति का घर। तो ये एक स्त्री जीवन के का जो बिंब है इस कविता में बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है। अब मैं अगली कविता पर चर्चा करती हूँ। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल इनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है। ये भी महादेवी वर्मा ने पूरी सभी कविताओं में आप देखिए दीपक का प्रयोग, शलभ का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है। तो इनके यहाँ पर जो दीपक है वो कहीं ना कहीं एक आलोक, समाज में आलोक फैलाने के लिए सामने दिखाई देता है। देखिए, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुलरे मृदुतन, दे प्रकाश का सिंधु परिमित तेरे जीवन का अणु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक चल। दीपक इनके यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तो जिजीविषा का प्रतीक बनकर सामने आता है। क्योंकि कई बार कहते हैं कि जब तक जागे दिन की हलचल, जब तक दिन हो, जब तक तिमिर को खत्म करने के लिए दीपक का बहुत ज्यादा इनके यहाँ पर प्रयोग दिखाई देता है। तू जल जल जितना होता शय, वह समीप आता छलना में, मदिर मदिर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो इनके यहाँ जो दीपक है वो एक चिर जिजीविषा के रूप में सामने आता है। अब इनकी जो अगली कविता है वो भी इनके जो एक प्रचलित जो एक वो है उससे बिल्कुल विपरीत है। जाग तुझको दूर जाना। ये कहीं ना कहीं एक स्त्री की चेतनता को जगाने के लिए इस कविता को समझा जा सकता है। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इसकी अगली पंक्तियां देखिए। बांध देंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। मोम मीन्स कहीं ना कहीं एक खूबसूरती का जो एक मिथ है जो स्त्री के साथ जुड़ा हुआ है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तू न विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुणगान। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। देखिए कितनी बेहतरीन कविता है। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कहीं ना कहीं स्त्री का जो शरीर ही कई बार उसके प्रगति पद में बाधा बन जाता है और कहीं ना कहीं स्त्री अपने रूप रंग में ही सिमटी रह जाती है और उसमें खोई रह जाती है और आगे अपने पथ को नहीं समझ पाती है, देख पाती है। सारी चीज़ें इस कविता में आपको दिखाई देंगी। तो स्त्री की चेतना को जगाए रखने के लिए, स्त्री चेतना की जो बात करने के लिए इस कविता को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब हम महादेवी पर थोड़ी सी ये जो बात करेंगे। हमने चारों कविताएं देखी, चारों बिल्कुल अलग रंग की कविताएं हैं। इनकी जो कविताएं हैं हमने देखी, कहीं ना कहीं एक भारतीय नारी की जो मानसिकता है इनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा खुलकर आती है। अब शुरुआती कविताओं को देखते हैं तो जो प्रणय निवेदन इनके यहाँ दिखाई देते थे, बाद में आते आते वो प्रणय निवेदन कहीं ना कहीं रहस्यवादी और दार्शनिक होने लगता है। उनकी कविताओं का जो करुणा का जो संबंध है लोग दार्शनिक बताएं, रहस्यवादी बताएं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इनका संबंध लोक से भी है। लोक में जो व्याप्त निजी दुख है इससे उसका संबंध है। इस दुख से दूर होने की प्रबल आकांक्षा इनके यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे मैं नीर भरी दुख के बदले इनकी बहुत प्रतिनिधि कविता है, लेकिन उन्हीं कविताओं में देखा जाए रात के उर्मे दिवस की चाह कशर हूँ, इतनी सकारात्मक कविता इनके यहाँ पर जो दिखाई देती है ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण बात है। अब मैं इनकी अगर हम दूसरी रचनाशीलता पर जाएं, दीपक और बादल इनके बहुत ज़्यादा प्रिय प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। दीपक और बादल पर इनका बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर कविताओं में दीपक और बादल ये चीज़ें दिखाई देंगी। महादेवी छायावाद के कवियों में औरों से बिल्कुल अलग एक स्थान रखती हैं और बिल्कुल विशिष्ट और निराला इनका स्थान है।
इनकी विशेषता एक इस कारण भी है क्योंकि एक तो एक इनका नारी होना और दूसरा ये जो महादेवी वर्मा थी में अंग्रेजी और बंगला दोनों का प्रभाव इनके साहित्य पे दिखाई देता है। चित्रकला का प्रभाव भी इनके यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा, महादेवी वर्मा का जो ज़्यादातर काव्य है वेदना में दिखा देगा आपको। कहीं आप इस पर चर्चा कर सकते हैं कि वेदना में लौकिक वेदना दिखाई देती है या आध्यात्मिक वेदना दिखाई देती है, लेकिन वेदना इनके अनुभूति क्षेत्र इनके यहाँ पर ज़्यादा पर ज़्यादा इनके यहाँ पर काम दिखाई देता है। ये इनके यहाँ पर एक और चीज़ है कि और जैसे बाकी सभी कवियों ने में ना केवल आत्माभिव्यक्ति के साथ साथ इनके यहाँ पर ठीक है वैविध्य बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उद्बोधन की कुछ एक कविताएं भी इनके यहाँ पर दिखाई देंगी। प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण की भी कविताएं इनके यहाँ दिखाई देंगी। लेकिन महादेवी का जो वर्णन है, काव्य है, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वर्णनात्मक या इतिवृत्तात्मकता वहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे, क्योंकि आंतरिक अनुभूतियाँ इनके यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और मतलब स्वतंत्र भावोच्छ्वास की व्यक्तिगत आत्माभिव्यक्ति ये भावों की जो बात है वो यहाँ पर ज़्यादा गहरी दिखाई देती है। और इसीलिए इनकी जो अभिव्यंजना पद्धति है, इनकी जो अभिव्यंजना है, कहीं अधिक लाक्षणिकता और व्यंजकता इनके यहाँ दिखाई देती है। और बिंब और प्रतीक इनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बिंब और प्रतीकों के सहारे ही इनके यहाँ बहुत खूबसूरत इनकी कविताओं में चित्र दिखाई देंगे। इनकी सूक्ष्म दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी रंगमयी कल्पना और शक्तिमत्ता इनकी दिखाई देती है उसमें। और इनका प्रकृति इनके काव्य में एक मतलब बहुत अलंकार और बहुत संकेतों के रूप में दिखाई देती है। और प्रकृति के अति परिचित और सर्वजन सुलभ जो रूप हैं ये इन्होंने ज़्यादा उकेरे हैं और बहुत असाधारण और बहुत कम परिचित जगहों पर ये नहीं, उनके बिंब इन्होंने नहीं बनाए हैं। तो कहने का भाव ये है कि और अक्सर मैं छात्र छात्राओं से ये बात भी कहना चाहती हूँ कि अक्सर एक प्रश्न हमारे यहाँ आता है कि क्या महादेवी वर्मा और मीरा को लेकर आधुनिक युग की मीरा है। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर बच्चों से पूछा जाता है। तो इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मीरा है, आप जैसे इस प्रश्न को करें तो कहीं ना कहीं मीरा की परिस्थितियों पर भी चर्चा करें और महादेवी वर्मा की परिस्थितियों पर भी चर्चा करें। जब आप तुलनात्मक रूप से इस प्रश्न को उठाएंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे। अब हम अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे।